साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं जीएस वर्ड की, और ये हमारा आज छठवां टेस्ट होगा। 5 टेस्ट हो चुके हैं जो कि सेक्शनल हो रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं, जान ही रहे हैं। आज के टेस्ट सीरीज़ में हम शामिल करेंगे पॉलिटी को। ठीक है, 5 हो गई हैं, ये छठवीं है। आज हमारे 150 प्रश्न पॉलिटी के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो जो है किससे संबंधित रहेगा, वो संबंधित रहेगा इकोनॉमिक्स से। ठीक, तो इस तरह हमारी जो है टेस्ट सीरीज लगातार आती रहेंगी। इसके अलावा हमारी आर ओ के लिए और पीसीएस के लिए अलग से टेस्ट चल रहा है, जिसमें 35 प्रश्नों को शामिल किया जाता है लगभग। ठीक है, और उसके अलावा विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी जाके देख सकते हैं। साथ साथ हमारे जो है निबंध की क्लासेस हो चुकी हैं, एथिक्स की भी क्लासेस हो चुकी हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है वो टेक्स्ट के रूप में मैं दे देता हूँ, आप देखे होंगे। कम्युनिटी टैब में आप जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट के बाद होता है कम्युनिटी टैब, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कम्युनिटी टैब में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो मैं सारा कुछ वहाँ दे देता हूँ। कोई जो है विज्ञापन आता है या कोई ऐसा समाचार रहता है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो भी मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। 150 प्रश्न हैं, देखेंगे डिटेल के साथ देखेंगे। पांचों टेस्ट जरूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जानते ही हैं टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं। प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। 1976 में जो है कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान 1975 से 1977 में जो है आंतरिक आपातकाल का संचालन हुआ। उसमें मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। तो कब स्थापना की? 1976 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 1976 याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान सभा की समितियों और उसमें अध्यक्ष जो है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। मौलिक अधिकार जो है उप समिति, इसके एस.सी. मुखर्जी नहीं थे, इसके कौन थे? इसके थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो है, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है यूट्यूब के माध्यम से उस स्पीड को 1.25 या 1.5 में जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको स्पीड अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर अब बात ये आती है कि ये एस.सी. मुखर्जी किसके अध्यक्ष रहे हैं? तो एस.सी. मुखर्जी रहे हैं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। किसके? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल रहे, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में मामलों को कौन हल करता है? तो ये हल करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की विवाद हो जाती है तो अनुच्छेद 71, कौन सा? आर्टिकल 71 के अंतर्गत इसके द्वारा, मतलब न्यायालय के द्वारा जो है जांच किया जाता है। ठीक है, इसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया है। ठीक, 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता को संशोधित किया गया और भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के बाद
पहली बार किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और या कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई। 1921 में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1921 में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता की सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई? तो ये दी गई एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। किसके द्वारा? एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में राजीव गांधी द्वारा नियुक्त की गई थी। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्रदान करना, पंचायती राज निकायों के लिए नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, गांव में न्याय पंचायत की स्थापना, ग्राम सभा पर जोर, पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार जो है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य का वहन करते हैं। आज तक भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद का कार्यभार न ले पाए तो अनुभाग में संदर्भित वरिष्ठतम न्यायाधीश उक्त कार्यभार का निर्वहन करता है। ठीक है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी न रहे, उपराष्ट्रपति भी न रहे और मुख्य न्यायाधीश भी न रहे, तो फिर कौन संभालेगा? तो उसी उप अनुभाग का जो है, जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो उस पद को संभालेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1953 में गठित हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो उसके अध्यक्ष रहे हैं न्यायमूर्ति फजल अली। कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। ये सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। इस आयोग के दो अन्य सदस्य एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संशोधन होता है 1951 में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 15 में किया गया, 19 में किया गया। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में पूछ सकता है। 85 में, 87 में, 174 में, 176 में, 341 में, 342 में, 372 में और साथ साथ 376 में, इतने में जो है पहली बार संशोधन किया गया। साथ ही इस संशोधन के माध्यम से भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथ ही अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो ये जोड़े गए जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदलने का प्रयास किया, अतः इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हुए परिवर्तन जो है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 3 नए DPSP जोड़े गए।
1 में संशोधन किया गया। संसद व उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन किए गए। साथ ही साथ अनुच्छेद 323A, 323B व भाग 14A को जोड़ा गया और परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो इतने सारे परिवर्तन किए गए। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बहुत आसान प्रश्न है, तो ये लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 जो है कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यह अनुच्छेद 356, ठीक है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, जब राज्य उन मामलों पर संघ राज्य द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। यह अनुच्छेद जो है 365 में कहा गया है। अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है? जब राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जानते ही हैं, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद भी याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो यह सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यह संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 में लाया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना को बदलने का प्रयास किया गया था। अभी पीछे मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है सूची को मिलाना है। एक तरफ समिति और आयोग दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित विषय दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा आयोग किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग का गठन 2007 में जस्टिस एम पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, आयोग ने केंद्र राज्य संबंध पर 30 मार्च 2010 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 273 सिफारिशें थी। तो ये किस बारे में है? पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। ठीक है, अगला है जस्टिस एस के माथुर। तो जस्टिस एस के माथुर संबंधित है किससे? तो जस्टिस एस के माथुर संबंधित है 7वां वेतन आयोग से। के संथानम समिति जानते हैं, के संथानम समिति सीवीसी की स्थापना जानते ही हैं। सीवीसी को वैधानिक दर्जा 2003 में दिया गया था, ये भी जानते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी समिति है ये। और एन वोहरा समिति जो है अपराधियों के साथ राजनेताओं के संबंध के बारे में की समिति का गठन किया गया था। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोडो भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, यह असम की आधिकारिक भाषा है। बिल्कुल, असम की आधिकारिक भाषा है बोडो। ठीक है, और इसे जो है 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, 22 भाषाओं में यह पहली आदिवासी भाषा है। बोडो की जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही है। यह
भारतीय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन हमारा कहता है, भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई। गलत है। क्यों? क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पुरानी है। ठीक। दूसरा है, एसके धर आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्यों के गठन के पक्ष में था। यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि एसके धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि प्रांतों का गठन का आधार भाषाई न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम के अनुसार सही कोड को चुने। ठीक है, तो सही कालक्रम इनका क्या है? केरल का गठन हुआ था 1956 में। केरल का गठन हुआ 1956 में। अभी देखिए कंफर्म हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र का गठन हुआ, चारों यही दिया गया है, केरल, महाराष्ट्र, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो केरल का हुआ 1956 में, महाराष्ट्र का हुआ 1960 में, फिर हिमाचल प्रदेश का होता है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, 1970 में, और उसके बाद मणिपुर का होता है, मणिपुर का गठन होता है 1972 में। ठीक है, तो इस हिसाब से केरल पहले नंबर पे आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर मणिपुर आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तीसरी अनुसूची एक तरफ दिया गया है, एक तरफ विषय दिया गया है। कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है? ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, सही है। चौथी अनुसूची में राज्यों में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह भी सही है। छठी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र नहीं दिया गया है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि छठी अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन नहीं है, बल्कि छठी अनुसूची में त्रिपुरा, असम और मेघालय और मिजोरम, यानी त्रिपुरा TAEM, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसे AMTM भी पढ़ा जाता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पढ़ा जाता है, AMTM पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि छठी अनुसूची में त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा? फिर 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दिए गए हैं, जानते ही हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति को सलाह दे सकता है। ठीक है, तो ये किस समिति को सलाह दे सकता है? तो ये दे सकता है सार्वजनिक और लोक लेखा समिति को। सार्वजनिक और लोक लेखा समिति को। सार्वजनिक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा द्वारा, 7 राज्यसभा द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। कैग इसके वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, वह सलाह भी देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक किसी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी जान लीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, कौन सा कथन सही है पूछा है। वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण एवं प्रबंधन का गठन हुआ या गठित किया गया। ठीक है, पहला कथन हमारा
सही है। दूसरा है वर्तमान में 7 सदस्यीय फोरम कार्यरत है, तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है संसदीय फोरम के द्वारा संसदीय फोरम के द्वारा सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जहां वे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। प्रथम संसदीय फोरम 2005 में जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित हुआ और अब तक 8 सदस्यीय फोरम गठित किए जा चुके हैं। सभी फोरम के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, केवल पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सही नहीं? एक कथन सही नहीं है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पहला कथन है राज्य के महाधिवक्ता के पद राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। बिल्कुल सही है, ये सही है। फिर दूसरा है बी है वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, साथ ही उन्हें पद से हटा सकता है। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, न कि राज्यपाल के पास। सी है वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय की से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, ये सही है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या विघटित कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये ब्लर है, देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। भारत का प्रथम राज्य जहाँ संवैधानिक तंत्र असफल होने के कारण आपातकाल लगाया गया था, तो वो था पंजाब। ठीक है, पंजाब में 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कुल 8 बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद दिया गया है एक तरफ विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये सही है। अनुच्छेद 166 कहता है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के लिए उल्लेख किया गया है, न कि राज्य विधानसभा की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 165 होता है राज्य के लिए महाधिवक्ता का उल्लेख। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो, राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 178 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है सूची को। ठीक है, एक तरफ कुछ एक्ट दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंध दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है। तो उन्हें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संबंधित था कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता देने से। 1813 का चार्टर एक्ट संबंधित था कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने से। 1833 के चार्टर एक्ट का संबंध था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना, और 1853 के चार्टर एक्ट का संबंध था गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है कैबिनेट से लिखित सिफारिश मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा? तो हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोनों सही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में
संपूर्ण देश या देश के एक भाग पर लगाया जा सकता है, जानते ही हैं। इसके अलावा इसकी घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश के बाद ही करता है, और साथ ही साथ आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो ये जो है कौन सी विशेषता ली गई है? तो ये ली गई है मताधिकार का विस्तार, साथ साथ संघीय न्यायालय की स्थापना, और जो है लिया गया है केंद्र में वैध शासन, ये तीनों जो है, और ये भी लिया गया है प्रांतीय स्वायत्तता। मतलब चारों जो है सभी विशेषताएं ली गई हैं किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, कौन कौन सी ली गई हैं? भारत में संघीय सूची यानी केंद्र सूची, प्रांतीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसके अलावा मताधिकार का विस्तार, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में वैध शासन और प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ली गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है वैधानिक अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वैधानिक अधिकार के अंतर्गत। भारत में वोट देने का अधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसे संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया था, बल्कि कानून बनाकर यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ज्ञान पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति। ठीक है, क्या है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की कभी कभी न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। यदि कार्यपालिका के कार्य मूल ढांचे के अनुकूल नहीं होते तो न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो ये की गई है मानव तस्करी और जबरन श्रम का विरोध, और साथ साथ की गई है कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है, और मानव तस्करी, जबरन श्रम, कारखानों में और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध आदि इसके अंतर्गत आता है। किंतु छुआछूत के उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17 का संविधान में वर्णन किया गया है, जानते ही हैं। तो हमें पूछा गया है शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा किसकी परिकल्पना की गई है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, साथ साथ कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघवाद की विशेषता क्या नहीं हो सकती है? तो यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है, यही इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों भारतीय संघवाद की विशेषता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, साथ साथ संघ इकाइयों को सभी राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है तो कौन सा उद्देश्य है? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान का प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है,
राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। तीसरा है राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती, ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है बजट पर केवल सामान्य चर्चा कर सकती है। ठीक, ये याद रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं दिया गया है, बल्कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, यह भी जान लीजिए। वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन उस पर जो है चर्चा वो कर सकती है। ठीक है, सामान्य चर्चा कर सकती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो उसे पारित किया जाता है उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत से। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से पारित हो जाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 51 जानते ही हैं, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, पहला है, कहता है प्रांतों की कार्यकारी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत करेगी, गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 से लाई गई। द्वैध शासन से आशय दोहरा शासन से है, अर्थात प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल भारत शासन अधिनियम 1909 की जो है विशेषता 1909 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ना कि 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ये 1909 के द्वारा लाया गया था, ना कि 1919। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची भारत के संविधान के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अभी मैंने पीछे बताया कि 1951 में पहला संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार किसी विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है? तो वह मौलिक अधिकार है भाषण का अधिकार। ठीक है, किसी भी विदेशी नागरिक को भाषण देने का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ एवं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के केसों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय दिया गया? तो कौन सा निर्णय इसमें दिया गया था? तो इसमें दिया गया था संसद कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस 1951 में हुआ, ये जानते ही हैं। ठीक है, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार केस 1954 में हुआ। दोनों ही केसों के द्वारा संसद को कुछ मौलिक अधिकार को संशोधित करने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केस में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई? तो ये दी गई थी केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस 1971 में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इसी संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने की आज़ादी दी गई। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चुनाव आयोग के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है हमारा?
तो चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है, सही है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी सही है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी सही है। डी है चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, ना कि 1950 को की गई। तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साधारण तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो साधारण तथा संपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो लिए जाते हैं कैबिनेट द्वारा, ठीक है। कैबिनेट कुछ चुनिंदा मंत्रियों का दल होता है जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तथा इसमें 10 से 15 प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक के संबंध में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा है ऑप्शन सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं, सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर है धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है, यह भी सही है। तो मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं, ठीक है। तो कथन ए हमारा कहता है कि अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, बिल्कुल सही है। फिर यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत लाई गई थी, तो ये भी सही है। तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। एक तरफ समिति और आयोग दिए गए हैं, एक तरफ वर्ष दिया गया है। कौन सी समिति या आयोग किस वर्ष बना? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना होती है 1966 भारत प्रशासन को अधिक कारगर बनाने से संबंधित, तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। फिर राजमन्नार समिति 1969 में होती है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित 1969 में, ठीक है। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में होती है, केंद्र राज्य संबंधों पर कार्य करने के लिए। उसके बाद होती है थुंगन समिति आयोग की स्थापना 1988 में, पंचायती राज से संबंधित ये समिति है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1996 को पेशा अधिनियम यानी विस्तार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पेशा एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। 1996 का पेशा एक्ट क्या कहता है कि जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, ये सही है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना, ये भी सही है। जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, यह भी सही है। ऑप्शन डी कहता है कि जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए एक निकाय का गठन करना, ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पेशा एक्ट नहीं कहता है। 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए किसी भी निकाय के गठन का प्रावधान नहीं किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख जो है वहाँ की पंचायत द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर कितने महीनों तक यदि राज्यसभा कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह लोकसभा के पास चला जाता है? तो ये होता है कुल 6 महीना, ठीक है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक यदि लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है तो 6 महीने की अवधि के बाद वह स्वतः ही लोकसभा में वापस भेज दिया जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवाद का निर्णय देने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के पास। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के से संबंधित विवाद जब उत्पन्न होता है तो उसका निश्चय जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस पर वह चुनाव आयोग की सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति का निर्णय इस संबंध में अंतिम होता है और उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन संसद सदस्य के दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, जैसा भी स्थिति हो, द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई? तो ये सीटें आवंटित की गई 7। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए लोकसभा की 7 सीटों का आवंटन किया गया है। साथ ही दिल्ली के लिए राज्यसभा की 3 सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की सहमति से प्रभाव में रहता है। तो किसके प्रभाव में रहता है? कितने दिन मतलब प्रभाव में रहता है? तो यह रहता है अनिश्चितकाल के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए? अनिश्चितकाल के। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा के 1 महीने बाद उसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए लगाया जाता है और इसे हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राज्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या जमा धन पर खतरा हो। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जा सकती है यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से को वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वह एक उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ साथ शामिल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें शामिल नहीं होते राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होते हैं? अभी मैंने बताया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं ये सभी संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं बल्कि निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत होती है। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह ही होती हैं, परंतु प्रकृति में अल्पकालीन होती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत जो अनुच्छेद 213 होता है इसमें अच्छा कौन सा हो? अनुच्छेद 123 हो जाएगा, सॉरी
213 मैंने टिक लगा दिया। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद जो है 17 वर्षांत की अवधि में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 213 है क्या? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 154 क्या है? तो अनुच्छेद 154 होता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ये जान लीजिए। अनुच्छेद 360 होता है, आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो निर्वाचन के संबंध में इसमें शर्त है पुनर्निर्वाचन के योग्य है, ठीक है। अनुच्छेद 57 जो 57 होता है, आर्टिकल 57 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य है। भारत का राष्ट्रपति पद पर फिर से चुने जाने के लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित या मनोनीत सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। पहला कथन हमारा जो है सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये जान लीजिए। उसके बाद जो है ऑप्शन भी कहता है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है। केवल एक सही है, ठीक है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके बताता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव जनता के द्वारा सीधे न होकर परोक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन हमारा कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है, सही है। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक संस्था, ठीक है, ये याद रखेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसके कार्यों का निष्पादन में सलाह देता है लेकिन, तो मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति के उसके कार्यों के निष्पादन में सलाह देता है, ये तो सही है। लेकिन क्या होता है? लेकिन जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद भी होगी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को
वापस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन जब मंत्रिपरिषद इसे वापस राष्ट्रपति को लौटा दे तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है बच्चों को खतरनाक रोजगार बचाना। ठीक है, बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना संबंधी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एम वीरप्पा मोइली। कौन है? एम वीरप्पा मोइली। वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राज्यीय परिषद का नहीं है? ठीक है, कौन सा काम जो है अंतर्राज्यीय परिषद का नहीं है? तो इसमें से कौन सा काम नहीं है? तो वो नहीं है उन मामलों की जांच करना जिसमें संघ का हित है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद को एक सिफारिश समिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नीति और कार्यवाही को बेहतर समन्वय के लिए एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित के मुद्दों की जांच और चर्चा करती है। अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में निहित एक गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है, अतः यह उन मामलों की भी जांच नहीं करती है जिसमें संघ के हित निहित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का शिक्षा का प्रभाव है? तो वह प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव किसमें दिखाई देता है? तो वह प्रभाव दिखाई देता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसके अलावा दिखाई देता है मौलिक कर्तव्य में, और उसके अलावा दिखाई देता है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का शिक्षा पर प्रभाव किसमें है? अनुच्छेद 45 और 46 से संबंधित है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 में 51 का के अंतर्गत है, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य समवर्ती सूची के विषय हैं जिसमें शिक्षा का भी विषय निहित है। 5वीं और 6ठी अनुसूची क्षेत्रों की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किसके अंतर्गत है? तो ये है द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान बिना किराए के आधिकारिक निवास और संसद द्वारा निर्धारित अन्य वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आश्वासन समिति किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो आश्वासन समिति कार्य करती है सदन के स्पीकर के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? सदन के स्पीकर के तहत कार्य करती है आश्वासन समिति। मंत्रियों द्वारा संसद के अंदर दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं एवं वचनों के परिपालन की जांच करना। परिपालन कितने समय के भीतर हुआ? परिपालन 3 महीनों के भीतर ना होने पर सदन को सूचना देगी। लंबित आश्वासनों की सूची को प्रत्येक सदन के मेज पर रखना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरकार इस्तीफा दे देती है यदि एक अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है किसमें? लोकसभा में। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दल सरकार को हराने के लिए पेश किया जाता है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियम 198 के अनुसार कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरोध में नोटिस दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप की सरकार में वास्तविक शक्ति निहित है। तो वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह निहित होती है कैबिनेट में। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है जो प्रमुख मंत्रियों से मिलकर बना होता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। अतः सरकार की वास्तविक शक्ति कैबिनेट या मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, किसी विधेयक पर असहमति के मामले में गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जब किसी विधेयक पर सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये याद रखिएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो रिट जारी करने का अधिकार आप पढ़े ही होंगे, किसके पास होता है? तो रिट जारी करने का अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय के पास और जो है उच्च न्यायालय के पास। इन दोनों के पास जो है रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार होता है, ये जानते ही हैं। और उसके अलावा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये भी जानते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। भारतीय संविधान से ली गई विशेषताएं हैं और कौन से देश से लिया गया है? समवर्ती सूची जानते ही है। समवर्ती सूची केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, शासन व्यवस्था के प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, न्यायालय के विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था यूके से लिया गया है। कहाँ से? यूके से। और उसके अलावा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा किस कानून द्वारा राज्यों की सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में नए राज्यों का पुनर्गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अमेरिका से ली गई है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका से लिए गए हैं, सॉरी। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां, विशेष सुविधाएं किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त की गई हैं? तो ये समाप्त की गई हैं 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स यानी शासकों की उपलब्धियां पर विशेष सुविधाएं जो दी जाती हैं उस पे जो है को समाप्त किया गया। प्रिवी पर्स को समाप्त करने की आवश्यकता थी
क्योंकि यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के विचार के खिलाफ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा संसद के साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो वो संशोधित नहीं किया जा सकता है संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान को। ठीक है, ये संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ना कि साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की 3 पद्धतियां होती हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरी होती है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 368 के अंतर्गत प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है, कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला कथन कहता है, संसद द्वारा प्रस्तावनाओं में संविधान संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचे। सही है। दूसरा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना संविधान के आधारभूत ढांचे से परिलक्षित करता है। यह भी सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन हमारा कहता है, वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। सही है। 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किए गए। ये भी सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को प्रवेश और नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के 10% आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि EWS कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। संविधान का खंड 15(6) और राज्य को खंड 4 और खंड 5 को उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने और शिक्षण संस्थाओं में उसके प्रवेश हेतु एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसमें सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 16(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह खंड 4 में उल्लिखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का कोई प्रावधान करे। यहाँ आरक्षण की अधिकतम सीमा 10% रखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वित्त आयोग दिए गए हैं, एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे, जिनका कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच रहा। केसी पंत नहीं थे, बल्कि सी रंगराजन थे। ठीक है, रंगराजन, ये याद रखेगा। 13वां के डॉक्टर विजय के एल केलकर थे। सही है। 14वां के DY रेड्डी और 15वां के NK सिंह जानते ही हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कथन कहता है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। सही है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। सही है। ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है,
तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 94 खा के अंतर्गत जब लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देता है तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपना होता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है स्पीकर को। किसे? स्पीकर को। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संबंध में मतदान में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों के बीच वोट बराबर होने के कारण टाई होने की स्थिति हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, वोट ऑन अकाउंट का संबंध है। तो वोट ऑन अकाउंट का संबंध किससे होता है? वो होता है सरकार के बजट में व्यय से संबंधित है। वो वोट ऑन अकाउंट एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार नई सरकार के गठन तक व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया है? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया है किसमें? तो वो पारित किया है ओडिशा में। ठीक है, कहाँ? ओडिशा में। भारत के कई राज्यों में लोकायुक्त कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ओडिशा ऐसा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना संबंधित विधान पारित किया, लेकिन 1983 तक यह अपने अस्तित्व में नहीं आई थी। अतः महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में की गई। ठीक है, तो अगर वैसे बात की जाए तो महाराष्ट्र है, लेकिन स्थापना अगर पूछा जाए तो उड़ीसा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? तो महाधिवक्ता के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, ये भी सही है। अगला है, महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का वर्णन भी नहीं किया गया है। ठीक है, अगला है, संविधान के महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सुमेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र कौन होते हैं? तो मनरेगा में लाभान्वित होने के पात्र वही होते हैं जो किसी भी ग्रामीण घरों के वयस्क सदस्य होते हैं। ठीक है, मनरेगा की स्थापना जो है मनरेगा नियम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में पारित किया गया और यह 2006 से शुरू हुआ। इस योजना का उद्देश्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण घर के वयस्क सदस्यों के प्रत्येक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। सरकार ने नीति आयोग का गठन कब किया? तो सरकार ने नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की बात कही गई। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसको नियुक्त करता है प्रधानमंत्री। कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी अंशकालिक सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम 2। नीति आयोग की संरचना में 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं।
तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है दबाव समूह से क्या आशय है? तो दबाव समूह जो है सार्वभौमिक चरित्र के संगठन को कहा जाता है। ठीक है, दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव करने के लिए सामान्य रूप से सक्रिय संगठित होते हैं। ये सरकार द्वारा दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, अतः ये सार्वभौमिक चरित्र के संगठन होते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दलों का गठन किस क्रम में हुआ है? तो जो दल है उनका क्रम बताना है कि कौन से क्रम में इनका गठन हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है 1985 में, 1985 में। ठीक है, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। ठीक है, 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1985 को बॉम्बे में स्थापित किया गया। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में। कब होती है? 1915 में। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, कब? 1925 को होती है गठन इसका, दिसंबर में, 26 दिसंबर को कानपुर में। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रणेता किसे माना जाता है? तो सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसमें जन सहभागिता के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर की ऊंचाई पर उठाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है, तो इसका स्थापना जो है के.एम. मुंशी इसके प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के गठन पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई है। इस आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आयोग नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की जाती है, तो वो प्रक्रिया आरंभ की जाती है केवल केंद्र द्वारा। किसके द्वारा? केवल केंद्र द्वारा आरंभ की जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की बात निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कहता है? तो वो कहता है संविधान प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की बात निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कहता है? तो वो कहता है जब उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका में पूर्ण बहुमत खो देती है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 174 जो होता है वो 174 2B राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल के बीच संघर्ष उत्पन्न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला कथन है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। फिर ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली जनजातीय समुदाय से संबंध
रखने वाली व्यक्ति हैं, ये भी सही है। ये 2015 से 21 के मध्य झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं, ये भी सही है। ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? ये जानते ही होंगे, प्रतिभा पाटिल रही हैं। अगला प्रश्न है, गोवा और दमन एवं दीव को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ने गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन प्रदान किया गया? तो ये संशोधन जो है, कौन सा संशोधन प्रदान किया गया? तो ये संशोधन प्रदान किया गया 80वां संविधान संशोधन। ठीक है, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना का प्रावधान किया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया गया? तो ये गठन किया गया था विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998। 1998 के विद्युत नियामक आयोग अधिनियम ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय बिल 2019 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाए गए हैं? तो ये जो लाए गए हैं अनुच्छेद 240(1) के अंतर्गत। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 240(1) राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के नियम बनाने की अनुमति देता है, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव शामिल है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है एवं इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की स्थिति को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए? तो ये अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, संसद द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करके जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, लद्दाख के हैं राधाकृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं। जम्मू एवं कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और चंडीगढ़ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? तो किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? इसमें से राज्य राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा करते हैं आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति। ये तीनों की जो है ये तीनों की जो है करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति। ठीक है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की मूल संरचना में शामिल नहीं है? तो संविधान की मूल संरचना में क्या शामिल नहीं है यह बताना है हमको। तो उसमें शामिल नहीं है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये मूल संरचना में शामिल नहीं है। इसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संघ की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संघ की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है? यह राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात कही गई है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों से चुने गए सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। ठीक है, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर राज्यसभा के सांसदों की सीट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ये याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने हैं? 61 विषय हैं। मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय थे, जिनमें से 5 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 267। कौन सा? अनुच्छेद 267 भारत में आकस्मिकता निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत की गई है। आकस्मिकता निधि आपात स्थिति या आर्थिक संकटों के लिए एक निधि है। आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए भारतीय संसद को अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां अभी मैंने पीछे बताया, 101वां संबंधित है जीएसटी से। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लाया गया। जीएसटी बिल को पहली बार 2014 में 122वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया था। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, जिसे जीएसटी कहते हैं, पूरे भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 102वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनुच्छेद 132 केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है, तो दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की बात कहता है। केंद्र राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में अनुच्छेद 131 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 131 में। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी परिस्थिति है जिसके आधार पर किसी विधायी अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो वो होता है ये सभी जो दिए गए हैं, जब अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह उस प्राधिकारी को सक्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया था, यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, यानी उपयोग सही है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसमें शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सर जॉन साइमन के अधीन नियुक्त साइमन आयोग की सिफारिशों को
कुछ परिवर्तनों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की, यह भारत में 1928 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद के विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? तो वह संशोधित किया जा सकता है राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका को। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है, अतः इसे संसद के विशेष बहुमत से तथा आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, ए से लेके ओ तक के। और इसके अलावा नियम में भारत के संविधान में अनुसूची 11 को भी जोड़ा गया। अनुसूची 11 पंचायतों की शक्तियां, जिम्मेदारियां व अधिकारों के निर्दिष्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन करने का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसे? राष्ट्रपति को। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद छोड़ सकता है। परंपरागत रूप से वह अपना इस्तीफा तब देता है जब सरकार अपना इस्तीफा देती है, यानी मंत्रिपरिषद, या फिर सरकार बदल जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अगला प्रश्न है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो तारकुंडे समिति का संबंध होता है चुनाव सुधार से। किससे? चुनाव सुधार से। तारकुंडे समिति का गठन चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। तारकुंडे समिति का गठन 1974 में स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1975 में सौंपी थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, पहला कथन है, लोकपाल स्वतः संज्ञान लेकर किसी लोक सेवक के बारे में स्वतः कार्रवाई कर सकता है। गलत है। दूसरा है, संस्था ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि लोकपाल संस्था की यह कमी है कि लोक सेवक के खिलाफ स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकता है। संस्था ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष कानून बना? तो विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है ये बना 2014 में। ठीक है, वर्ष 2011 में विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल प्रस्तावित किया गया, जो अंततः 2014 में एक कानून बन गया। विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2014 में किसी भी जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार या शक्ति या विवेक के दुरुपयोग के आरोपों के प्रकटीकरण से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2004 में नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला लिया। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, 2004 में नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा बनाने का फैसला लिया गया है और 6 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं मैं बताया था, कई बार बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। 6 भाषाएं हैं। पहले तमिल 2004 में शामिल किया गया, पहली शास्त्रीय भाषा है। फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया अंत में 2014 में अभी तक शास्त्रीय भाषाओं के दर्जे में शामिल की गई। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, पहला कथन कहता है, कौन सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला है, मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल सही है, मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। फिर 2022 में जारी परिसीमन रिपोर्ट में 7 और सीटें जोड़ी गई, ये भी सही है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, ये भी सही। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मतलब तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। 1992 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया तथा विधानसभा की क्षमता 70 सदस्यीय निर्धारित की गई तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, वर्तमान समय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, किंतु वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? तो वो कार्य करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सॉरी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत के इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर के पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण के सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो ये होती है जो है किसकी आवश्यकता है? तो राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अतः राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो ये जो है राज्यसभा जो है कर सकता है अनुच्छेद 312 के अनुसार। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा के सदस्य चाहें तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर सही क्रम चुनें। ठीक है, अभी पीछे भी एक प्रश्न आया था। तो इसमें नागालैंड की स्थापना 1963 में होती है। ठीक है, नागालैंड 1963। फिर मणिपुर की होती है, मणिपुर की स्थापना होती है 1972 में, 1972 में। फिर सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है, 1975 में सिक्किम। ठीक है, 1975 में सिक्किम की होती है। मिजोरम की होती है 1987 में।
कब? 1987 में होती है मिजोरम की स्थापना, और फिर उत्तराखंड की स्थापना होती है 2000 में। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनआरआई के संबंध में कौन से कथन सत्य है? एनआरआई के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? एनआरआई जो है क्या होते हैं? एनआरआई लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में वोट डाल सकते हैं, यही सत्य है। बाकी तीनों जो है हमारे असत्य हैं। ठीक है, एनआरआई या अनिवासी भारतीय लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनावों में वोट डाल सकते हैं। एनआरआई के लिए मतदान का अधिकार केवल 2011 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? उसी प्रक्रिया से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार अक्षमता के आधार पर कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जज को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है संख्या है अच्छा पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 व विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो इसकी सीटें हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो 403 विधानसभा क्षेत्रों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण में कितनी सीटों के लिए मतदान हुए? तो ये जो है 7वें चरण में कुल 54 सीटों के लिए मतदान हुए थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 मार्च 2022 को 9 जिलों में आयोजित हुआ 7वां चरण। ठीक है, इसमें कुल 54 सीटों के लिए मतदान कराया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला जिसमें 2 चरणों में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए। तो ये हुआ था रायबरेली जिला चतुर्थ और पंचम दोनों चरणों में शामिल था। कौन? रायबरेली। ठीक है, चतुर्थ चरण के चुनाव 22 फरवरी 2022 को, जबकि पंचम चरण के चुनाव 27 फरवरी 2022 को संपन्न हुए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनकर आई? तो कितनी महिला विधायक चुनकर आई? तो ये महिला थी 47। कितनी? 47। ठीक है, कुल 47 महिला विधायक ने 2022 में चुनाव जीता, जो आज़ादी के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा महिला विधायक की संख्या को दर्शाता है। 17वीं विधानसभा में 44 महिला विधायक थी। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और 17वीं में कितनी थी? 44, और इस बार कितनी है? 47 है। भाजपा से जो है कुल महिला विधायकों में दल के अनुसार भाजपा 77, सपा 14, कांग्रेस 1 और अपना दल से 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे कम उम्र के विधायक जो है कौन है? राहुल राजपूत। ठीक है, राहुल राजपूत
और अंकित भारती दोनों हैं। राहुल राजपूत, अंकित भारती, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राहुल राजपूत सपा के विधायक, उम्र 25 वर्ष, हरचंदपुर रायबरेली से हैं। और अंकित भारती सपा विधायक हैं, वो उम्र 25 वर्ष, सैदपुर गाजीपुर से। यानी ये दोनों जो है 25-25 साल के हैं। दोनों की उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष के दोनों की उम्र है, ये याद रखेगा। सबसे कम उम्र के ये विधायक हैं दोनों, और दोनों सपा से हैं। ठीक है, ये भी याद रखेगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में विरोधी दल का नेता किसे चुना गया? तो विधान परिषद में विरोधी दल का नेता चुना गया डॉक्टर संजय लाठर को। डॉक्टर संजय लाठर को विधान परिषद का विरोधी दल का नेता चुना गया। ये सपा के विधायक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसमें से जो है श्री शिव प्रसाद गुप्ता जो है कभी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे। ये विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई 23 अप्रैल 1994 को। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना के द्वारा प्रदेश में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में की गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में है श्री मनोज कुमार। कौन है? श्री मनोज कुमार। ठीक है, वर्तमान में श्री मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, कौन सा कथन सही है पूछा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग 1992 में गठित हुआ। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 में की गई, न कि 1992 में। ठीक है, पांचवा उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 2015 में आनंद मिश्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला कथन कहता है, राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को किया गया। बिल्कुल सही है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति MA खान थे। यह भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह है। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकायुक्त के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन हमारा कहता है कि वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। सही है। ठीक है, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। यह भी सही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। यह भी सही है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल मार्च 2012 में संशोधित करके 6 वर्ष कर दिया गया, जो कि 5 वर्ष था। ये गलत है।
क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया। तो पहले 6 वर्ष का था, अब 8 वर्ष हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है वर्तमान में? 8 वर्ष। तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में हुए संशोधन के पश्चात अब राज्य मानवाधिकार आयोग और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पूछ रही हैं, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ये है मीना कुमारी। कौन है? मीना कुमारी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष मीना कुमारी हैं। विमला बाथम इससे पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष थी। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। एक तरफ लोकसभा दल दिया गया है, एक तरफ 2019 के चुनाव में जीती गई सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती 2019 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने कुल 5 सीटें जीती। अपना दल सोनेलाल ने जीती कितनी? अपना दल सोनेलाल ने 2 सीटें जीती। और बीएसपी ने जो है 10 सीटें जीती। कितनी? 10 सीटें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रथम उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया जो है 4 से 5 जनवरी 2016 को। ठीक है, प्रथम उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस आगरा में 4 से 5 जनवरी 2016 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए गए। राज्य सरकार द्वारा इसे प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाने की योजना है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो इसमें से अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी 1973 में की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1976 से 77 में की गई थी। वर्ष 1947 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन या अनुदान योजना राज्य में प्रारंभ है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने संयुक्त प्रांत यानी नाम परिवर्तन आदेश अधिनियम 1950 पारित किया गया। इसके अंतर्गत संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करना था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? अंतिम प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? तो इसमें से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं श्री वीरेंद्र स्वरूप। ठीक है, श्री वीरेंद्र स्वरूप विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। ये कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे आज के जो है पॉलिटी प्लस उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न, लगभग 20 से 25 प्रश्न। ठीक है, तो पॉलिटी और उत्तर प्रदेश के जो है हमारे ये प्रश्न रहे आज के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।